ओके, वेलकम बैक्स। तो 2-3 घंटे का नॉर्मल ईसीजी का लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद अब हम लोग एबनॉर्मलिटी की तरफ मूव करने वाले हैं। और आज के लेक्चर में जो सबसे फर्स्ट एबनॉर्मलिटी डिस्कस किया जाएगा उसका नाम है इनलार्जमेंट ऑफ एट्रियम। तो आज के लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आप ईसीजी पेपर में देखकर ये बिल्कुल बता सकते हैं कि पेशेंट को राइट एट्रियम इनलार्जमेंट हुआ है कि लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट हुआ है। सो विदाउट एनी डिले वी कैन स्टार्ट द लेक्चर। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी लेक्चर को बिल्कुल सीक्वेंस में नहीं देखे हैं वो क्या करेंगे, वो भी कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा देर समझेंगे नॉर्मल चीज़ क्या होता है, उसके बाद हम लोग एबनॉर्मलिटी की तरफ मूव करते हैं। तो होता क्या है कि जो लिम लीड्स होते हैं ना, हमारे पास टोटल 6 लिम लीड होते हैं। तो ये जो 6 लिम लीड होते हैं हॉरिजेंटल प्लेन में जो हॉट की जो डीपोलराइजेशन वेक्टर होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो हॉरिजेंटल प्लेन पे जो भी इलेक्ट्रिकल वेक्टर फॉर्म हुए हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, लिम लीड्स होते हैं। और एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में जो भी इलेक्ट्रिकल वेक्टर जो कि डीपोलराइजेशन की वजह से फॉर्म हुए हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास होते हैं कौन सा, चेस्ट लीड। तो पहले हम लोग जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल वेक्टर बनाया गया है वो हॉरिजेंटल प्लेन का इलेक्ट्रिकल वेक्टर बनाया गया है। और ये जो इलेक्ट्रिकल वेक्टर है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रिकल वेक्टर जो है वो एट्रियम डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, एट्रियम डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो एट्रियल डीपोलराइजेशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला है ये जो इलेक्ट्रिकल वेक्टर है ये बेसिकली फ्रंटल प्लेन में होता है। और फ्रंटल प्लेन के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास 6 लिम लीड होते हैं। तो जो टोटल 6 लिम लीड होते हैं उन सभी लिम लीड्स को एक बार माइंड में एकदम से रिफ्रेश करके आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि जो लीड 2 है ना, जो लीड 2 है उसका जो अलाइनमेंट जो है इस नेट एट्रियम वेक्टर के डायरेक्शन में ज़्यादा पैरेलल है। तो लीड 2 कैसा होता है, लीड 2 की जो अलाइनमेंट होती है वो इस तरीके से होती है ना, यहाँ निगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है। तो और ये जो है लीड 1 होता है, ये जो है लीड 3 होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा पैरेलल जो लीड एक्सेस है वो कौन सा लीड एक्सेस है, 2 है। तो जो सबसे ज़्यादा पैरेलल लीड एक्सेस होगा किसी भी इलेक्ट्रिकल वेक्टर का वो वाला लीड एक्सेस जो है ना इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को बहुत ही बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड करेगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि जो फ्रंटल प्लेन में जो एट्रियम डीपोलराइजेशन का इलेक्ट्रिकल वेक्टर फॉर्म हो रहा है उसको बेस्ट तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग लीड 2 का इस्तेमाल करते हैं। हम ईसीजी पेपर पर लीड 2 है उस पर फोकस किया जाता है। ठीक है, चलिए ओके। तो ये जो लीड 2 जो है अब इस लीड 2 को इस इलेक्ट्रिकल वेक्टर से कंपेयर करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिकल वेक्टर जो यहाँ मूव हो रहा है ये कहीं ना कहीं ये जो लीड 2 के जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ मूव हो रहा है। और जब भी कोई डीपोलराइजेशन वेक्टर किसी भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव होता है तो जो डिफ्लेक्शन शो होता है वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो होता है। तो ये हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल पी वेव बना जो कि नॉर्मल कंडीशन में बनता है जब एट्रियम डीपोलराइजेशन वेक्टर जो है लीड 2 के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है। तो ये रहा फर्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं नॉर्मलिटी के ऊपर। तो हुआ क्या कि एट्रियम इनलार्जमेंट में 2 तरीके से हो सकता है, या तो राइट एट्रियम का इनलार्जमेंट हो जाए या इसी को हम लोग हाइपरट्रोफी कहते हैं। इनलार्जमेंट का मतलब मसल मास बढ़ जाना। तो एट्रियम का इनलार्जमेंट 2 तरीके से हो सकता है, या तो राइट एट्रियम का इनलार्जमेंट हो जाए या तो लेफ्ट एट्रियम का इनलार्जमेंट हो जाएगा। तब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम पता कैसे करेंगे कि जो पेशेंट है उसका राइट एट्रियम का इनलार्जमेंट हुआ है कि लेफ्ट एट्रियम का इनलार्जमेंट हुआ है। तो इस चीज़ को पता करने के लिए क्या किया जाएगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें होगा जिससे हम लोग पता करेंगे कि राइट एट्रियम का इनलार्जमेंट हुआ है कि लेफ्ट एट्रियम का इनलार्जमेंट हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राइट एट्रियम की जो इनलार्जमेंट है उसको कैसे पता किया जाएगा।
उससे 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 भी पहले एक और बेसिक चीज़ें पर बात कर लिया जाए। ये जो नॉर्मल पी वेव्स जो फॉर्म हुआ होता है ना, उसका ये जो बेस है उसकी जो लेंथ होगी ना वो लेस देन 120 मिली सेकेंड होगी, और ये जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 2.5 मिलीमीटर होगी। अच्छा, एक स्मॉल बॉक्स जो होता है ना वो करीब करीब क्या एग्जैक्ट 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि इसका इस वेव है उसकी एम्पलीट्यूड 2.5 मिलीमीटर है, तो क्या इसका मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये जो नॉर्मल वेव जो फॉर्म हुआ है उसकी एम्पलीट्यूड जो ईसीजी पेपर पर जो स्मॉल बॉक्स फॉर्म होता है वो 2.5 जो बॉक्स हो गया उससे कम होगा। तो नॉर्मल कंडीशन में जो पी वेव फॉर्म होता है ना उसकी जो एम्पलीट्यूड होती है 2.5 स्मॉल बॉक्स से कम होती है, 2.5 स्मॉल बॉक्स से कम होती है। और दूसरी बात क्या है कि जो इसका जो बेस है उसकी जो लेंथ होगी वो 120 मिली सेकेंड से कम होती है, और एक जो स्मॉल बॉक्स जो होता है वो 40 मिली सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको दूसरे शब्द में मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसका जो एम्पलीट्यूड होना चाहिए, जो नॉर्मल पी वेव्स की जो एम्पलीट्यूड होनी चाहिए वो 2.5 स्मॉल बॉक्स से कम होनी चाहिए, और जो वेव्स की जो बेस है वो 3 स्मॉल बॉक्स से कम होनी चाहिए। तो ये हमने बात कर ली नॉर्मल कंडीशन में। अब राइट एट्रियम इनलार्जमेंट में क्या होता है, जब भी राइट एट्रियम का इनलार्जमेंट होगा तो उससे क्या होगा कि राइट एट्रियम के साथ जो मसल मास है वो बढ़ जाएगा, और जब भी मसल मास बढ़ जाता है ना तो वहाँ पर ही डीपोलराइजेशन करंट भी बढ़ जाएगा। क्या होगा, जब भी मसल मास बढ़ेगा तो डीपोलराइजेशन करंट है वो भी बढ़ जाएगा। तो इनिशियली क्या था, ये नेट वेक्टर था जो कि थोड़ा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्टेड था। अब क्या हुआ कि राइट एट्रियम का मसल मास बढ़ गया, तो जैसे ही राइट एट्रियम का मसल मास बढ़ जाएगा, वेक्टर का ये नेचर है कि वो हमेशा उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिधर मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो। तो इनिशियली क्या था, वेक्टर लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में था जब राइट एट्रियम का इनलार्जमेंट नहीं हुआ था। जैसे ही राइट एट्रियम का इनलार्जमेंट हुआ उससे राइट एट्रियम की जो मसल मास थी वो बढ़ गई। मसल मास बढ़ने से डीपोलराइजेशन करंट था वो हो गया, और डीपोलराइजेशन जैसे ही बढ़ेगा ये जो डीपोलराइजेशन वेक्टर है ना वो क्या होगा कि थोड़ा राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ही ये वेक्टर थोड़ा राइट की तरफ शिफ्ट हुआ अब ये जो वेक्टर जो है लीड टू के डायरेक्शन में और ज़्यादा पैरेलल हो जाएगा। और वेक्टर किसी भी लीड एक्सेस के जितने ज़्यादा पैरेलल होगा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को उतनी बढ़िया तरीके से पिक करता है और रिकॉर्ड करता है। तो चूँकि जो वेक्टर जो एट्रियम के डीपोलराइजेशन एट्रियम के इनलार्जमेंट की वजह से जो वेक्टर फॉर्म हुआ है उसकी वो जो वेक्टर है वो जो लीड की जो एक्सेस है, ये जो लीड की जो एक्सेस है उसके पैरेलल और ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और बढ़िया से पिक होगा, और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़िया से पिक होगा इसका मतलब है कि वोल्टेज में डिफरेंस ज़्यादा आएगा। तो वोल्टेज में डिफरेंस ज़्यादा को क्या मैं एम्पलीट्यूड इंक्रीज करके दिखा सकता हूँ? बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो हुआ क्या कि यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है पी वेव्स की जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो गई है। इनिशियली पी वेव्स की जो एम्पलीट्यूड थी वो कुछ इस तरीके से थी। अब क्या हो गया कि पी वेव्स की जो एम्पलीट्यूड है इतना ज़्यादा बढ़ गया। ये पी वेव्स की एम्पलीट्यूड क्यों ज़्यादा बढ़ गया? क्योंकि थिकनेस ज़्यादा हो गई तो डीपोलराइजेशन करंट ज़्यादा बन जा रहा था। तो होगा क्या, इस कंडीशन में जो नॉर्मल कंडीशन होता है उसमें मैंने क्या बोला कि ये जो एम्पलीट्यूड है वो 2.5 मिलीमीटर से कम होना चाहिए। यहाँ पर ही जो एम्पलीट्यूड जो है ना वो 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा हो गया। इसका मतलब 2 से 2.5 स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा बॉक्सेस तक ये जो पी वेव्स की जो एम्पलीट्यूड है वो जाएगी। अच्छा, बेस पर क्या होगा? बेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये अभी भी 120 मिली सेकेंड से कम है, यानी कि जो 3 स्मॉल बॉक्स है उससे कम ही रहेगा। तो अगर इस तरह की वेव जो है आपको
लीड 2 में देखने को मिल रही है। कहाँ पर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लीड 2 में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके की वेव्स आपको लीड 2 में देखना है, आपने ECG पेपर देखा लीड 2 में देखा कि यार ये पी वेव्स है, इसकी जो एम्पलीट्यूड है 2.5 स्मॉल बॉक्सेस से ज़्यादा हो गई है, तो आपको क्या कंक्लूड करना है कि जो पेशेंट है उसको राइट एट्रियम हाइपरट्रोफी है। क्या है? राइट एट्रियम हाइपरट्रोफी है। तो राइट एट्रियम हाइपरट्रोफी में क्या होता है, राइट एट्रियम हाइपरट्रोफी में क्या होता है कि जो पी वेव्स है ना, उसकी जो एम्पलीट्यूड है 2.5 जो मिलीमीटर है उससे ज़्यादा बढ़ जाता है, और बोल सकते हैं कि 2.5 स्मॉल बॉक्सेस से ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, बुक्स में इसी चीज़ को एक और नाम से बोला जाता है, ये जो एम्पलीट्यूड में इंक्रीजमेंट होता है ना, इसी को पी पल्मोनेल भी बोला जाता है। तो अगर पी पल्मोनेल बोल रहा है या विच इज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ पी वेव्स कितना, मोर देन 2.5 मिलीमीटर। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन आपको ECG पैटर्न में लीड 2 पर देखने को मिल रहा है, तो आप क्या कंक्लूड करेंगे कि जो पेशेंट है उसका राइट एट्रियम हाइपरट्रोफी हो गया है। ठीक है, चलिए भाई, ये तो राइट एट्रियम हाइपरट्रोफी के बारे में हो गया। दूसरी बात हम लोग करेंगे कि सर कैसे पता करेंगे कि जो लेफ्ट एट्रियम है उसकी हाइपरट्रोफी हो गई है। तो समझिए, फिर से वापस से आते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि मैंने यहाँ क्या बोला कि नॉर्मल कंडीशन में जो पी वेव्स जो बनता है ना, पी वेव्स बनता है राइट एट्रियम का और लेफ्ट एट्रियम का। उन दोनों में बनने में ड्यूरेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का टाइम लगता है। तो इस वजह से क्या होता है ना कि जो पी वेव्स जो बना है राइट एट्रियम का और लेफ्ट एट्रियम का, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो बेसिकली इन नॉर्मल कंडीशन में ये जो आपको एक सिंगल पीक दिख रहा है ना, यहाँ पर बेसिकली एक और पी वेव्स का पीक जो है ओवरलैप है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो पी वेव्स जो है ना, वो राइट एट्रियम के भी पी वेव्स है और लेफ्ट एट्रियम का जो पी वेव्स है वो भी है, दोनों की ओवरलैपिंग होती है। क्यों ओवरलैपिंग हो जा रही है? क्योंकि दोनों में जो डीपोलराइजेशन करंट जो बन रहा है उसके बीच का डिफरेंस क्या है, कम है। तो इस वजह से क्या हो जाती है, ओवरलैपिंग हो जाती है। लेकिन जैसे ही लेफ्ट एट्रियम का हाइपरट्रोफी होगा, मसल मास इंक्रीज हो जाएगा। तो अब क्या होगा, मसल मास इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन वेव्स जो बन रहा है उसके ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाएगी। मसल मास बढ़ने से क्या हो जाता है कि डीपोलराइजेशन की जो वेव बन रही है वो ज़्यादा देर तक बनेगी, ड्यूरेशन ऑफ डीपोलराइजेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर ड्यूरेशन ऑफ डीपोलराइजेशन इंक्रीज हो जाएगा ना, तो अब क्या होगा कि ये दोनों वेव्स जो है एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगी। राइट एट्रियम की जो वेव जो है अलग बनेगी और लेफ्ट एट्रियम की जो डीपोलराइजेशन की जो वेव है वो अलग बनेगी। ये जो है राइट एट्रियम के डीपोलराइजेशन की पी वेव्स है, ये जो है लेफ्ट एट्रियम के डीपोलराइजेशन की वेव्स है। तो होगा क्या कि लेफ्ट एट्रियम में की थिकनेस बढ़ने की वजह से राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों की जो पी वेव्स जो बन रही है ना, वो क्या हो रही है, सेपरेट बन रही है। तो अच्छा, दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है ना, ये अभी भी 2.5 मिलीमीटर से कम है। बट यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि ये जो बेस जो है वेव्स का वो ग्रेटर हो जा रहा है 2.5 मिली सेकेंड से, और बोल सकते हैं मोर देन 3 स्मॉल स्क्वायर। तो अगर आपको ECG पैटर्न पर आपने लीड 2 देखा, लीड 2 में अगर इस तरह का पैटर्न बनता हो, इसको एम शेप्ड बोल सकते हैं ना, इसको एम शेप्ड पैटर्न बोल सकते हैं, या इसी को क्या बोल सकते हैं कि एक नोच का फॉर्मेशन हो जाएगा दोनों वेव्स में। तो या तो आपको एम शेप पैटर्न बोलिए या नोच, जो दोनों वेव्स के बीच नोच है वो बोलिए। इसी चीज़ को बुक्स के अंदर क्या लिखा गया है, पी मिट्रेल बोला गया है। इसको क्या बोलते हैं, पी मिट्रेल बोला गया है। किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रोफी को रिप्रेजेंट करता है। तो ओवरऑल हमने यहाँ पर ये दो चीज़ डिस्कस की। एट्रियम में के इनलार्जमेंट दो हो सकता है, एक राइट एट्रियम हाइपरट्रोफी हो सकती है, एक लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रोफी होगी। अगर राइट एट्रियम की हाइपरट्रोफी होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो एम्पलीट्यूड होगा पी वेव्स का वो 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा होगा, और उस कंडीशन में जो बेस होगा वो 120 मिली सेकेंड से मतलब नॉर्मल जो बेस की जो लिमिट है उसी के अंदर रहेगा। ये क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो बोलेंगे कि भाई राइट एट्रियम हाइपरट्रोफी होगी। वहीं दूसरी बात, अगर आपने लीड 2 देखा और लीड 2 में नोच या एम शेप पैटर्न दिख रहा है,
तो बोलेंगे कि लेफ्ट एट्रियम का हाइपरट्रोफी हो गया है, इसको पी मिट्रल बोलते हैं। तो ये ओवरऑल बात रहा किसका, राइट और लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रोफी का। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि किसी एक फाइंडिंग से हम लोग कंक्लूजन नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को इविडेंट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हमें एक और लीड देखना पड़ेगा। तो ज़रा सोच कर बताइए एक और कौन सा लीड होगा जो कि जो राइट एट्रियम का जो पी वेव्स की जो डिपोलराइजेशन वेव्स है, उसकी जो डिपोलराइजेशन वेव्स की जो है वो लीड एक्सेस के डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पर हम लोग लीम लीड नहीं लेंगे, यहाँ पर हम लोग चेस्ट लीड लेंगे। तो जब आप चेस्ट लीड लेंगे ना, जब आप चेस्ट लीड लेंगे तो प्लेन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इनिशियली क्या था, फ्रंटल प्लेन था, तो नेट वेक्टर जो था वो डाउनवर्ड लेफ्टवर्ड डायरेक्टेड था। अब हम लोग मूव कर रहे हैं चेस्ट लीड की तरफ। तो जब हम लोग चेस्ट लीड की तरफ मूव करेंगे ना, तो वहाँ पर प्लेन जो प्लेन होगा वो एंटेरियर पोस्टेरियर, मतलब आगे से पीछे के डायरेक्शन वाला जो प्लेन है वहाँ पर ही होगा। तो वहाँ पर ही जो एट्रियम डिपोलराइजेशन का जो वेक्टर फॉर्म होता है ना, एक वेक्टर ये फॉर्म होता है जो कि एट्रियम राइट एट्रियम को रिप्रेजेंट करता है, राइट एट्रियम के जो डिपोलराइजेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। और एक सेपरेट वेक्टर फॉर्म होता है जो कि लेफ्ट एट्रियम के डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो इलेक्ट्रिकल वेक्टर फॉर्म हुआ है, इसको रिकॉर्ड करने के लिए जो हमारे पास जो बेस्ट लीड होता है वो V1 चेस्ट लीड होता है। कौन सा लीड होता है, V1 चेस्ट लीड होता है। तो अब यहाँ भी हम लोग नॉर्मल कंडीशन देखेंगे और बाद में हम लोग एबनॉर्मलिटी की तरफ आएंगे। तो पहले राइट एट्रियम के डिपोलराइजेशन वेव को देखिए। क्या ये राइट एट्रियम के डिपोलराइजेशन वेव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है? हाँ जी। तो क्या मैं पॉजिटिव डिफ्लेक्शन लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब लेफ्ट एट्रियम के डिपोलराइजेशन देखिए, क्या ये लेफ्ट एट्रियम का डिपोलराइजेशन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से अवे जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो क्या मैं निगेटिव डिफ्लेक्शन लिखूंगा? बिल्कुल लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव निगेटिव बाईफेजिक रिस्पॉन्स। बाईफेजिक्स रिस्पॉन्स फॉर्म होगा किस कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में। तो जब आप नॉर्मल पी वेव्स देखेंगे ना, नॉर्मल V1 चेस्ट लीड को आप देखेंगे तो इस तरह की बाईफेजिक्स आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा ECG पेपर पर। लेकिन क्या होगा अगर राइट एट्रियम की इनलार्जमेंट हो गया, राइट एट्रियम का अगर इनलार्जमेंट हो जाएगा तो जो डिपोलराइजेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाएगी और लेफ्ट एट्रियम में डिपोलराइजेशन की जो वेव है वो मतलब मैग्नीट्यूड है वो वही रहेगा। तो अगर मैग्नीट्यूड बढ़ गया है तो डेफिनेटली है डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा ना, क्योंकि डिफ्लेक्शन मैग्नीट्यूड को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किस तरीके से पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, हम आपको कुछ इस तरीके के पैटर्न देखने को मिलेगी। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। यहाँ पर क्या हो गया, टॉलर मतलब राइट एट्रियम, जो राइट एट्रियम का जो पी वेव्स है वो टॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम का जो पी वेव्स है वो टॉल हो जाएगा एज कम्पेयर टू लेफ्ट एट्रियम के पी वेव्स का। तो एक एबनॉर्मलिटी तो ये देख सकता है। अगर ये ऐसा दिख रहा है इसका मतलब ये है कि राइट एट्रियम हाइपरट्रोफी हुआ है। अच्छा, ये तो राइट एट्रियम हाइपरट्रोफी की बात होगी। अगर लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रोफी होगा तब क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रोफी हुआ इसका मतलब लेफ्ट एट्रियम की जो डिपोलराइजेशन वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी। तो अगर लेफ्ट एट्रियम की जो डिपोलराइजेशन वेक्टर है उसकी अगर मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी तो ये जो पी वेव्स जो है राइट एट्रियम है वो तो नॉर्मल ही रहेगा। और ये जो निगेटिव डिफ्लेक्शन शो कर रहा है जो कि जो लेफ्ट एट्रियम जो है उसको शो करता है, क्योंकि चार्ज अवे फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जा रहा है वो बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रोफी। तो अगर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन ज़्यादा शो हो रहा है, पहले नॉर्मल से समझते हैं, अगर जितना पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिख रहा है उतना ही निगेटिव डिफ्लेक्शन दिख रहा है, इसका मतलब चीज़ें नॉर्मल है, कोई राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रोफी नहीं हुआ। लेकिन अगर राइट एट्रियम का जो वेव्स मतलब पी वेव्स एलिवेटेड कर गया है और लेफ्ट एट्रियम का नॉर्मल है तो राइट एट्रियम हाइपरट्रोफी है। या इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है, निगेटिव डिफ्लेक्शन कम है तो राइट एट्रियम हाइपरट्रोफी है। निगेटिव डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन कम है तो लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रोफी है। और क्या होगा अगर दोनों बढ़ गया, हाँ क्या हो अगर दोनों बढ़ जाए, अगर दोनों बढ़ गया है, दोनों बढ़ गया इसका मतलब ये है
कि दोनों एट्रियम में हाइपरट्रोफी है, राइट एट्रियम हाइपरट्रोफी है, लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रोफी है। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, सपोर्टिव एविडेंस होगा जो कि हमने लीड 2 में देखा है। तो अगर आप लीड 1 लीड 2 देख रहे हैं और लीड B1 देख रहे हैं, दोनों सपोर्ट कर रहा है कि जो पेशेंट है उसको क्या बोलते हैं राइट एट्रियम हाइपरट्रोफी है, तो डेफिनेटली ये एबनॉर्मलिटी को इंडिकेट कर रहा है। तो आई होप कि आप लेक्चर को समझे होंगे। तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट।